आज के मुद्दे पर हम लोग डायरेक्ट बात करने वाले हैं। आज का मुद्दा ऐसा है, जो बिहार के सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप जी आज बेतिया सिविल कोर्ट में आए हुए थे। उनका शायद आज तारीख था, तो सर से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या उनका मुद्दा था, क्यों आए थे और उनका आने का मुख्य कारण क्या था? थोड़ा सा जितने भी दर्शक हैं, डायरेक्ट चल रहा है प्रीमियर पे, उसको बताइए। आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी बिल्कुल। आज मनीष कश्यप जी के 3 केसों में हाजिरी थी जी। एक सेशन कोर्ट में था जी, और एक सीजीएम के यहाँ और एक मंजूर आलम प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के यहाँ था। जी जी जी। जिसमें से एक राजनीतिक वाद के लेके था, उमाकांत सिंह के द्वारा जो चुनाव लड़ने के क्रम में उन लोगों का आपसी जी 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 राजनीतिक केस था, और दूसरा 2 वाद जो है उनसे अपना सोशल अपना जुड़ा हुआ केस था। जी जी जी। उसी में उनकी उपस्थिति के लिए था। जी। आए और उपस्थिति हुई और करीब 2-2:15 बजे पुनः जी पुलिस वैन में जी जी कानून की अभिरक्षा में पुनः चले गए। चले भी। सर, ये क्या लगता है सर, मनीष कश्यप कैसे आए हुए थे? अगर सर हम लोग सुनने में आ रहा है सर, ट्रेन से आए हुए थे, जो वहाँ पे पुलिस प्रशासन गई, वहाँ से लेकर के आई, ले जाने के बाद वहाँ पे कोर्ट में पेशी की, अब फिर वैसा ही पुलिस प्रशासन उनको बैठा करके और लेके जा रही थी। आए तो थे, पूरी सुरक्षा में थे जी। 3-4 गाड़ियों के थे, आगे पीछे भी गाड़ी थी पुलिस की। जी जी। पूरी पुलिस अभिरक्षा में थे। जी जी। अभिरक्षा तो इतनी ज्यादा थी कि कोर्ट में भी जी एक सेलिब्रिटी की तरह भीड़ का माहौल उनका बन गया था। बिल्कुल सर। सर, आप वहीं पे उपलब्ध थे उसी समय सर, आप थे। हाँ, क्या आपको लगता है सर, आने के बाद उनका कैसा पब्लिक का जमावड़ा था, कितना पब्लिक थे, उनसे कितने चाहने वाले लोग हैं, ये सारे बारे में आपसे जानना चाहते हैं सर। पब्लिक तो कोर्ट के अंदर उतनी भीड़ तो अच्छी ही कही जाएगी। जी जी जी। अच्छे खासे भीड़ थे। बहुत लोग मनीष कश्यप चूँकि ज़्यादा मीडिया में पॉपुलर होने से भी लोग जानना चाहते थे, इस वजह से भी भीड़ रही होगी। जी जी। कुछ उनके चाहने वाले मित्र लोग भी आए हुए थे। जी जी जी। जो उनके आगे पीछे थे लोग, और भीड़ अच्छी थी, जिससे लग रहा था कि पॉपुलैरिटी। सर, क्या आपको लगता है मनीष कश्यप के आने के बाद यहाँ पे, जैसे बेतिया सिविल कोर्ट में उन्होंने आया, आने के बाद क्या आपको लगता है केस का उनका क्या सिस्टम है? क्या उनको मतलब कि हाजिरी के लिए आए हुए थे, या उनका कोई बेल वगैरह का मैटर था? क्या मैटर? अभी तो हाजिरी के लिए ही आए थे। जी जी जी। और अभी तो जिस केस में वो कस्टडी में हैं जी, तो उस दरमियान अभी जितने केस हैं उसमें जहाँ जहाँ जिस स्टेज में जो केस है कोर्ट उपस्थिति के लिए जानी पड़ती है। जी जी। कुछ केसेस चार्ज में हैं, कुछ में बेल नहीं है तो बेल के लिए भी होंगे। जी जी। लेकिन बेल के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बेल होने के बाद यही होता है, कोर्ट हाजिरी में सर, ही आपसे ये लोग सुनना चाहते हैं, एक मेथड होता है हिट एंड ट्राइड मेथड, मतलब अनुमानित विधि, हम लोग पढ़े हुए हैं 5वां या 6वीं क्लास में, तो उनके माध्यम से आपको क्या लगता है उनके ऊपर कितना केसेस होगा बेतिया में? लगभग अनुमान से बेतिया में लगभग 1 दर्जन केस होना चाहिए। लगभग 1 दर्जन होना चाहिए सर। तो आपको क्या लगता है तमिलनाडु की सरकार या वहाँ का पुलिस प्रशासन, और ये सब केस उनका विलेज और सोशल और पॉलिटिकल ये सब मिला करके है? जी जी। उनका ये सब है। जी जी। सर, आपको क्या लगता है तमिलनाडु सरकार उनको आने नहीं दे रही थी बिहार में या यहाँ पे, ये बात कितना तथ्य है सर? अब तमिलनाडु सरकार को आने देना नहीं आने देना एक लीगल पॉलिटिकल भी हो सकता है। जी जी। उसमें ये होता है चूंकि रासुका लगा हुआ है, रासुका गंभीर स्थिति में लगती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कंडीशन में काफ़ी 3000 किलोमीटर से भेजना गवर्नमेंट के लिए भी चुनौती बन जाती है, हर दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से हो, खर्चे की दृष्टि से हो। सर, ये लोग आपसे ये भी जानना चाहते हैं, इसलिए वो सोच रही थी तमिलनाडु सरकार की अगर बिना आए काम चल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जब कोर्ट का आदेश था तो आना था, तो उसको दोनों गवर्नमेंटों ने पूरा किया, कानून का पालन किया जी, और कोर्ट के आदेश का पालन हुआ, आए थे। सर, हम लोग जैसे पब्लिक है सर, उनका पब्लिक ये जानना चाहती है सर, मनीष कश्यप जैसे तमिलनाडु से आए, बेतिया कोर्ट में पेशी हुए, उनके बाद उनके साथ फिर हुए बेतिया में रहेंगे कि तमिलनाडु जाएंगे कि जहाँ से आए थे वहाँ पे जाएंगे, ये सारे प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अभी तो जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे तमिलनाडु। जी जी। क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने, या उन्होंने भी सुनने में आया था कि आवेदन दिए हुए थे पटना के, बिहार के ही किसी जेल में बेऊर वगैरह में रखने के लिए। जी जी जी। लेकिन अभी तक वह स्वीकृत नहीं हुआ है, उस पर कोई आदेश जी जी पारित नहीं हुई है। बहुत कुछ तो आप मीडिया के लोगों से ही पता चलती है। जी जी जी। तो जो लॉ कहता है उस अनुसार तो जिस केस में कस्टडी में हैं जी, और आशुका लगी हुई है जी,
तो जहाँ से अभी आए हैं वहीं पर जाएंगे। जी सर, एक आपसे और भी सवाल था, क्या आपको लगता है मनीष कश्यप के चाल चलन से, भाव से, बात करने से, मनीष कश्यप कैसा लड़का है, कैसे पत्रकार है, यूट्यूबर है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, आज तो कोर्ट में आए थे तो दिखलाई दिए, स्वास्थ्य गिरा हुआ था। जी जी जी। पहले से काफ़ी वीक नज़र आ रहे थे। जी जी। दुबले हो गए हैं जी। और लड़का के रूप में यही है कि तेज तरार, एग्रेसिव रहते हैं। जी जी जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां उनको लगता है उनके अपने दृष्टि से अच्छा अपना करते हैं। समाज में मिला जुला, अपने यहाँ लोकल विलेज अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में उनके प्रति मिला जुला लोगों का प्रतिक्रिया है। बहुत लोगों के लिए अच्छे हैं। जी जी जी। बहुत जो उनके करीबी हैं उनके लिए वो रॉबिन हुड भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत के लिए जो हैं सो विलेन भी हैं। तो जैसे जैसे लोग हैं, जैसे किस लोगों से जैसा उनका जुड़ाव है वैसा है। हम लोगों की नज़र में तो हम लोग उनको वाइजे हाँ, जब विधानसभा चुनाव लड़े हैं तो उस प्रत्याशी के रूप में जाने, कोर्ट में आए तो मैंने एक आरोपी के रूप में आए, पक्षकार के रूप में तो वहाँ उस रूप में आदमी देखा। तीसरा पक्ष उनका आदमी यूट्यूबर के रूप में जाना। इसके अलावा तो और कोई व्यक्तिगत रूप से बहुत उन पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत सारे ऐसे लोगों का ऐसा सवाल था, जितने भी हैं कुछ समुदाय के लोग हैं, उन्होंने कभी उनके लिए काम नहीं करते हैं, मुसलमानों के लिए काम नहीं करते हैं, क्रिश्चियनों के लिए काम नहीं करते हैं, हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। ये आरोप कहाँ तक तथ्य है? ये सब चूंकि भारतीय राजनीति में और सामाजिक व्यवस्था में ऐसी स्थिति है कि जब कभी उधर कभी कभी उनका स्टेटमेंट या जब दिखाते थे तो बहुत बार सही तथ्य उजागर होता था तो बिहार सरकार की भी बदनामी होती थी, तो वर्तमान सरकार विरोध में चली जाती थी। तो उस समय लगता था कि भाजपा के हो गए हैं। और जब उधर दिखाते थे तब लगता था कि ये जैसे नीतीश बाबू वगैरह का भी इंटरव्यू उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री का लिया था, तो उस समय लगा कि जदयू के हो गए हैं। तो वैसे ही है, लोग अपने हिसाब से सोचते हैं कि मुसलमान विरोधी हैं, चाहे ईसाई विरोधी हैं, चाहे हिंदू विरोधी हैं। लेकिन हमको लगता है वो कोई विरोधी नहीं है। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, उनकी अपनी सोच है, अपना सूझबूझ है और वो इस हिसाब से अपना ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हमको तो यही दिखता है। सर एनएसए लगा हुआ है कि एनएसए पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एनएसए लगा हुआ है उनके ऊपर, लेकिन सर एनएसए हटने का कोई चांस बन रहा है या नहीं बन रहा है? सर हट जाएगा, एनएसए तो हटेगा। जी जी जी। वो अब ट्रायल है उसका, स्पीडली ट्रायल चल रहा है। जी जी। वो मुझे लग रहा है 6-7-8 महीना हो ही गया। जी 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 हाँ। और इस तरह से मुझे लग रहा है साल भर के अंदर वो क्लियर हो जाएगा। एनएसए हट जाएगा। सर क्या क्योंकि उसमें जो आरोप लगाया गया है वो उस तरह का आतंकवादी वाला है नहीं, डिजिटल मीडिया को लेकर के है। तो उसमें जो है उस अनुसार देख करके फोरेंसिक जांच उस लैब आएगा जी, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। सर इसी में एक सवाल आता है, सर एनएसए किसी व्यक्ति पे अगर लग जाता है तो क्या सर चुनाव आयोग उनको इलेक्शन लड़ने देती है या नहीं देती है? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी जी। बहुत सुंदर प्रश्न है, विधि से जुड़ा प्रश्न है और समाज से जुड़ा प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी राहुल गांधी जी में लग गया था उस शर्त के साथ, तो ये तो कोर्ट को पावर है। जी जी जी। अगर विधि उनको गंभीर रूप से गलत पाती है जी तो बिल्कुल चुनाव से रोक लगा सकती है। कैरियर भी गड़बड़ा सकता है। जी जी। 2 साल से लंबी सजा हो जाती है तो जैसा कि जानते ही हैं इंडियन पैनल कोड में कि इतना लंबी सजा होने के बाद बहुत सारी सेवाओं के लिए, बहुत सब जगहों पर भाग लेने के लिए प्रतिबंधित हो जाते हैं। कोर्ट अगर ये होल्ड कर देता है कि नहीं लड़ सकते हैं तो नहीं लड़ सकते हैं। जी 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 बिल्कुल सर। सर और भी हम लोग कुछ सवाल करते हैं, लेकिन सर एक और भी जैसे पब्लिक का सवाल है, क्या सर आपको लगता है मनीष कश्यप जितने भी एक पत्रकार पे इतना केस होना, या बैंक रोबरी का हो गया, या बहुत सारे ऐसे कंपनी ने केस किए हैं, बहुत सारे, ये कहाँ तक तथ्य है सर? किसी पत्रकार पे इतना केस होना जायज है या नाजायज? ये भी प्रश्न आपने बहुत सुंदर किया। जी जी। इसमें हम थोड़ा सा डिफर करते हैं। जी जी जी। आपका प्रश्न सही है। जी जी जी। उत्तर थोड़ा गंभीर हो रहा है। जी जी जी। अब जैसे आपने उन्हें पत्रकार कहा, तो पता नहीं पहले पत्रकार हैं कि नहीं, यह भी एक जांच का विषय है। पत्रकार होके इतना होना जी और इस तरह का होना, एक संदेश गलत भी जाता है। लेकिन दूसरे तरफ पत्रकार की जिंदगी जो निष्पक्ष होती है जी, तो सदैव तलवार की धार पर होती है जी। पत्रकारिता अपने आप में बहुत ही रिस्क वर्क है, रिस्की जॉब है। निष्पक्ष बात रखने पर सरकार भी विरोध हो जाती है। बहुत सारे आज़ादी की लड़ाई में पत्रकारों का योगदान रहता है, सामाजिक सुधार में रहता है। तो इन सब चीज़ों से जब पत्रकार जूझता है तो बहुत बार हठात
ऐसे भी जेल में डाल दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत सारे पत्रकार लोग जेल में रहते हैं, कभी गुमनाम भी हो जाते हैं। तब ये तो उस लेवल का तो मैं नहीं समझता हूँ। ये यूट्यूबर थे, नॉट पत्रकार। और यूट्यूबर के रूप में जैसे बहुत सारे केसेस के चर्चा आते हैं, कुछ केसेस तो शर्मसार करने वाले भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो आता है वो तो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ नहीं है, यूट्यूबर से भी जुड़ा हुआ नहीं है। अगर बैंक का मामला आता है, कहीं कुछ और मामला आता है, अब मैं बहुत गहराई से नहीं जान रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसे आरोप सुनने में आते हैं तो यह आरोप तो किसी भी व्यक्ति के लिए शर्म की बात है। बाकी दान करते हैं, बाकी कमाते हैं, ये अच्छी बात है। 45 लाख नहीं 45 करोड़ कमाए। सर इसी में एक सवाल आता है, क्या आपको लगता नहीं है मनीष कश्यप कहीं ना कहीं अपना नाम के लिए, फेम के लिए ऐसा कंट्रोवर्सी वाला न्यूज लाते थे नाम कमाने के लिए, ताकि मेरा बिहार में नाम हो, भारत में नाम हो? देखिए आजकल का यही दौर है सर। ये आप बहुत अच्छा पत्रकारिता में आपने जो प्रश्न किया है, ये माने आपने खोजी पत्रकार की तरह, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल जो प्रश्न किया उसी में उत्तर है कि यूट्यूबर के रूप में जब वो बढ़े और जिस वे में वो जगह जगह जाते थे, पूछते थे, करते थे, वह एटीट्यूड ही उनको बताता है कि वो व्यक्तिगत निजी महत्वाकांक्षा से भरे हुए व्यक्ति थे। ये तो प्राइमा फेसी झलक जा रहा है। जवाब दे रहे हैं, बहुत सुंदर। वो झलक जा रहा है कि वो जो है महत्वाकांक्षा उनकी निजी थी नहीं तो फिर राजनीति में क्यों जाते और सब कार्यक्रम करके फिर उसको हाईलाइट क्यों करते? हाँ। हमारे देश में हमारे बहुत सम्मानित हमारे उद्योगपति रतन टाटा साहब हैं, बहुत सारे लोकल लोग भी हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, उसको तो कहीं हाईलाइट भी नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो राजनीति में जाना, चुनाव लड़ना, विवाद में आना, कुछ करना तो उसको भी पब्लिसिटी करना। अब उनके बहुत सारे मित्र भी विरोधी मिल जाएंगे। अब ये क्या माजरा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि भाई उनके कभी अंतरंग रहे मित्र वो क्यों भागी हैं। अब उनसे पूछिए तो वो उन पर बहुत सारे आरोप लगाते हैं, निजी आरोप। बिल्कुल बिल्कुल। तो आश्चर्य होता है। बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं तो बात है, जब मित्रों के भी नहीं हुए तो कहीं ना कहीं वहाँ हो जाता है। सही बात है सर। एक लास्ट प्रश्न करते हैं ताकि सर प्रीमियम चल रहा है तो हम लोग प्रश्न नहीं है सर, मनीष कश्यप का भाषा संयम कैसा था सर? 2 शब्द। भाषा असंयमित था जी, जो पत्रकार के रूप में, यूट्यूबर के रूप में। और सबसे बड़ी बात है कि एक साइंस के स्टूडेंट हैं, बीटेक इंजीनियर हैं, तो अगर उससे प्रभावित रहते तो उनकी भाषा तो उसके बहुत विपरीत थी। संयमित होना चाहिए, वो नहीं था, संयमित था। उद्वेग में आ जाना, तीव्रता में आ जाना, क्रोध से वहां पर हाथापाई कर लेना। बहुत जगह वो रिपोर्टिंग हाथापाई करते हुए यूट्यूब पर उनका वीडियो उन्हीं के द्वारा अपलोड किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी अभियंता के पास घुस गए, कभी कहीं घुस गए। तो जैसे यूट्यूबर में भी काम करते थे यूट्यूबर के रूप में, तो लगता था कि वहां स्वयं वन मैन जज, आर्मी, पुलिस, शिकायतकर्ता, निवारणकर्ता, सब स्वयं लीडिंग कर देते थे। ये जो है सो ये उनका तेवर रहा, जो मैंने सुलझा हुआ नहीं था। चलिए सर, आपके बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं। जितने भी मेरे व्यूअर्स